देखिए भाई एक पैसेज है, हालांकि मैं पैसेज नहीं करा रहा हूं तुम्हें क्योंकि मेरा सारा समय फिर पैसेज में ही लग जाएगा। अभी पहले व्याकरण करेंगे क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय भी आता है। और देखिए ये रहा न्याय अन्याय, तो मैंने एक समास टॉपिक ले लिया, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करके ही पेडागोजी पर आऊंगा। वॉइस आ रही होगी, अब सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही होगी। और मैं शुरू करता हूँ बच्चे समास। मैं शुरू कर रहा हूँ, पहला टॉपिक में समास करा रहा हूँ क्योंकि देखिए पैसेज आया तुम्हें। अगर मैं बात करूं तो ये पैसेज तुम पर आया, ये वाला पैसेज, एक पूरा पैसेज आया। मैं चाहूं तो पैसेज में करा दूंगा आपको। अब आ रही है, ठीक है। तो मैं आज समास का टॉपिक ले रहा हूं, कुछ व्याकरण के टॉपिक पढ़ लीजिए जो आता है समास। तो शुरू कर रहा हूं, एक प्रश्न आएगा समास। और देखिए मैं फिर आपको दिखाता हूं एक बार। देखिए कौन सा प्रश्न आया, यही पैसेज था, इसमें प्रत्यय का भी प्रश्न आया और यही पैसेज था, ये प्रश्न था। देखिए न्याय अन्याय, बड़ा आसान प्रश्न आया कि इसमें कौन सा समास है, न्याय अन्याय में कौन सा समास है। और ये रहा न्याय और दूसरा अन्याय, दो शब्दों का समास होता है। और अगर बीच में कभी योजक चिन्ह होता है तो कौन सा समास है ये है द्वंद्व समास, न्याय और अन्याय, न्याय और अन्याय दिया इसमें। गुड आफ्टरनून हनुमान। तो मैं आज एक समास का टॉपिक करा रहा हूं बच्चे में, क्योंकि तुम्हारे पैसेज में समास आया और मुश्किल सा भी होता है समास, क्योंकि काफी उसके भेद हैं 6, उसे सिखाना है। तो शुरुआत कर रहा हूं बच्चे, सुनो, शुरुआत कर रहा हूं, देखिएगा, शुरुआत कर रहा हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, है ना। चलिए बच्चे शुरू करें, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो शुरू कर रहा हूं मैं। देखो टॉपिक शुरू कर रहा हूं, सी बिल्कुल सही है, तो जल्दी करेंगे हम समास। आइए मिलिए, समास से शुरुआत करता हूं। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे समास किसे कहते हैं, तो देखिए तुम्हें सिर्फ एक चीज आएगी, तुम्हें समास के हमेशा प्रकार पे प्रश्न आएंगे। तो सीटेट में इसकी परिभाषा नहीं आने वाली ना कुछ, सीधा प्रकार पे आएगी। मैं ये करके फिर तुमसे एक प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस शीट, ठीक है ना। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। समास क्या होता है सुनिए। सबसे पहले एक काम करें, अगर आप मुझसे समास पूछने जाते हैं तो कभी कभी समास का बड़े एग्जाम्स में एक प्रश्न आता है कि समास का एक शब्द में क्या अर्थ है, या समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए समास का अर्थ है संक्षेप। कहते हैं किसी चीज को छोटा करना समास कहलाता है। कभी प्रश्न आए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का अर्थ क्या है। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, गुड आफ्टरनून, बस जल्दी से आइए, मुझे आज समास कराना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। पहली बात, संक्षेप कैसे, तो सुनिए भाई, अभी मैं बताऊंगा। संक्षेप माने किसी चीज को छोटा करना, समास का अर्थ है किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक, मैं तुम्हारे सामने अभी ये भी बताऊंगा समास का अर्थ संक्षेप कैसे होता है और समास का अर्थ छोटा करना। संक्षेप माने किसी चीज को छोटे रूप में लिख देना, है ना, ब्रीफ में लिख देना, उसे कहते हैं समास। पर याद रखिए मैंने लिखा है संक्षेप। ठीक, अब सुनिएगा सभी लोग, नमस्कार सभी को, नमस्कार। सुनिए, मैं आपके सामने एक शब्द देता हूं, पहले बताएं कि ये समास है या नहीं है। मैं तुम्हारे सामने एक शब्द लेता हूं, एक लिखा मैंने देश और एक लिखा देशभक्ति। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात, समास कराना है आज मुझे। तो देखिए कोई मुझसे पूछे, ये दो शब्द हैं, एक तो देश और एक है देशभक्ति, ये भी एक शब्द है। कोई मुझसे पूछे कि इसमें से समास कौन सा है, तो मैं कहता हूं समास ना ये नहीं है, समास ये है। समास उसे कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनेगा। जब भी कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बनकर तैयार हो जाएगा उसे हम कह देते हैं समास। पहली बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने लिखा एक शब्द देश और एक लिखा भक्ति, और मिलाकर क्या बना दिया, देशभक्ति। और मुझसे कोई पूछे समास का अर्थ क्या होता है, कहते हैं संक्षेप। और संक्षेप का अर्थ क्या है, छोटा, किसी चीज को छोटा कर देना समास कहला रहा है। ठीक है या नहीं है। और मुझसे पूछे कि ये छोटा है, ये छोटा तो ये है, पर असली में ये समास नहीं है, समास ये है। सुनिएगा, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। सुनिएगा भाई, सुनिएगा, सुनिएगा बच्चे, सुनिएगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर सुनिए मुझसे, मैंने दो शब्द लिखे आपको, देश और ये लिखा देशभक्ति। इसमें से समास ये नहीं है, जबकि समास ये है। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनेगा वो समास है, जबकि समास का अर्थ है संक्षेप। और मैं पूछूं इनमें से छोटा कौन सा है, तो छोटा ये दिख रहा है, पर समास ये है ही नहीं, समास ये है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, दिखने में ऐसा लग रहा है ये इससे बड़ा है, पर समास का अर्थ छोटा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। पर एक बात फाइनल है अभी, कि जो एक शब्द है वो समास नहीं है, समास हमेशा दो शब्दों से मिलकर बनेगा। मैं 2-3 शब्द पूछ रहा हूं आपसे, बता दीजिएगा, कमेंट भी करना। अगर मैं तुमसे कहूं गृह प्रवेश, क्या ये समास है, तो बिल्कुल समास है। अगर मैं आपसे कहूं गृह प्रवेश, क्या ये समास है, तो बिल्कुल समास है। अगर मैं आपसे, इसलिए समास है क्योंकि दो शब्द का मेल है। ठीक, एक शब्द और दे रहा हूं, अगर मैं कहता हूं सूर्य और एक शब्द और लिख देता हूं ताप, थोड़ा समय लूंगा भाई समास में, तो ये भी समास है। समास वो होगा जो दो शब्दों से मिलकर बनेगा। लेकिन कभी कभी मैं अगर तुम्हारे सामने कहूं सीमांत, तो क्या ये समास है, कि हाँ ये समास है। वो क्यों, क्योंकि ये दो शब्द, ऐसा लगेगा ये एक ही शब्द है। देखिए यहां ऐसा लगा, ये दो शब्द, एक तो देश और एक भक्ति। जब जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलेगा वो समास है। यहाँ एक शब्द ग्रह और यहाँ एक प्रवेश, ये भी समास है। एक सूर्य, एक ताप, पर क्या ये भी समास है, तो ये भी समास है। कई बार दोनों शब्द अलग दिखते हैं, तो कई बार दोनों शब्द मिक्स भी आ सकते हैं। अगर ये समास है तो बताकर दिखाओ इसमें दो शब्द कौन से हैं। तो दो शब्द पता है कौन से हैं, इसमें एक शब्द है सीमा और दूसरा है अंत। जब कभी कभी दोनों शब्द मिश्रित हो जाते हैं तो समास तो ये भी है, पर तुम्हें अगर ये समास है तो बताने पड़ते हैं इसमें दो शब्द कौन से हैं। जैसे मैं एक काम कहूं, अगर मैं कहूं ये लिखूं छात्रावस्था, कोई मुझसे पूछेगा ये समास है, तो मैं कहता हूं ये हाँ समास है। तुम्हें प्रश्न क्या आएगा, तुम्हें पूछेगा इसके प्रकार पे कि ये कौन सा प्रकार है छात्रावस्था, बस ये पूछेगा, पर ये समास है।
समास वो शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनेगा। कई बार दो शब्द साफ दिखेंगे, कई बार मिक्स है। और मुझसे कोई पूछे इसमें समास है तो दो शब्द कौन से हैं? एक छात्र और एक अवस्था। सुनिए, अभी तक कितनी बात समझ में आ गई। पर देखिए, समास की जब भी कभी कोई शब्द समास होगा, ये बात तो सही है कि दो शब्द का मेल है, पर जितने भी समास हैं उनकी गारंटी होती है क्या, कि जितने समास है ना वो खुल जाते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछे क्या आप इसे खोल दोगे देशभक्ति, तो हाँ इसे खोलेंगे। कई लोग खोलते हैं देशभक्ति या देश की भक्ति, पर असली में इसका विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। ये सही होता है। मैं सिर्फ इतनी बात करने जा रहा हूं आपको कि जो भी समास होगा वो खुल जाएगा। देश के लिए भक्ति। अगर मुझसे कोई कहे गृह प्रवेश कैसे खोले, तो गृह में प्रवेश। अगर कोई मुझसे कहे सूर्य ताप, तो सूर्य का ताप, सूर्य की ताप या सूर्य का ताप, सूर्य का ताप। सीमांत, सीमा का अंत। और छात्रावस्था, छात्र की अवस्था। तो सीधी सीधी बात है, एक बात फाइनल है, जितने समास है खुल जाएंगे। अब कोई मुझसे पूछे कि इनमें से सही बात कौन सी है, देखिए देशभक्ति भी एक सही बात है और देश के लिए भक्ति भी सही बात है। सुनिए, पहले मैं इतना टाइम लेता हूं समास में, लेकिन बताइए असली में सही बात थी देशभक्ति। पता किसे कहा जाता है? जो देश के लिए भक्ति है उसको कहा जाता है। पर क्या इस बड़ी बात को मैंने शॉर्ट में लिख दिया? नहीं लिख दिया। समास का अर्थ संक्षेप होता है असली में। यह बात सही है, समास दो शब्दों का मेल है। पर बात तो यह थी, जब हमारी हिंदी में समास नहीं बना गया था तो हम अपनी बात को बड़े ज्यादा रूप में बोलते होंगे, पर समास इसलिए बनाया गया कि उसे संक्षेप रूप में बोलने की बात आई, क्योंकि बात कम शब्दों में पेश की जाए। तुम इतनी देर बात ध्यान रखना, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। पर एक बात तो फाइनल हो चुकी है, क्या? कि जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनेगा उसे समास कहेंगे। ये बात समझ में आ गई सभी को? थोड़ा सा मैं समय लेता हूं अपने टॉपिक पे, तुम्हें मालूम ही है, तो मैं करने जा रहा हूं बच्चे, और मैं सीधा अर्थ लिख रहा हूं इसका अर्थ, और फिर मैं उस पर बात करूंगा जो एग्जाम में तुम्हें आता है। इसकी डेफिनेशन कई बार आएगा तो नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक शब्द आएगा, पूछेगा। मैं लिख देता हूं जो शब्द बड़ा आसान, जो मैं बड़ा और आसान करता हूं, दो या दो से अधिक। सुन लीजिए, दो या दो से अधिक। असली में समास ना दो शब्दों का तो मेल है, पर दो से ज्यादा शब्द भी मिलेंगे। जब जब शब्द मिलते चले जाएंगे समास बनता जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे प्रतिदिन समास है, तो ये बात तो सही है, दिन शब्द में प्रति जोड़ रखा था तो समास बन गया, दो शब्द जुड़ गए, ये समास है। और अव्यय भाव समास है, ये प्रकार भी अव्यय भाव है। लेकिन देखिए, अगर मैं इसमें डैश डाल के एक और लिखूं, दिन प्रतिदिन, कई बार डैश भी नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देगा दिन प्रतिदिन। तो मुझे बताइए, दिन प्रतिदिन क्या दो शब्द हैं या तीन? एक दिन है, एक प्रति और एक दिन है। कभी कभी समास तीन शब्दों का भी होता है, पर तुम्हारी परीक्षा में सिर्फ दो शब्द का ही आएगा। तो एक बात सुन लीजिए भाई, मैं बस परिभाषा लिखाऊंगा, फिर मैं एग्जाम की बात करूंगा जो एग्जाम में आएगा। दो या दो से अधिक। अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं आपके, आप देते जाइए। हाँ, देशभक्ति संधि नहीं होगी, क्योंकि संधि वर्णों का मेल है। संधि देशभक्ति की नहीं हो सकती। हाँ, जल ऊष्मा की हो सकती है, देशभक्ति की संधि नहीं होगी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, अब मैं बस लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। हो सकता है आज पूरा समास ना हो, लेकिन पढ़ेंगे पूरा ही। दो या दो से अधिक, अरे जब भी कोई शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़कर बन जाएगा, उसे हमारी हिंदी में को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे हम समास कह देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? उसे क्या कह देते हैं? समास। कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। हिंदी में आज समास करा रहा हूं। हाँ, 30 में से 30 आ जाएंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चे, चिंता ना करो, आते ही 30 में से 30 है। चलिए, फिर मैं लिख रहा हूं जैसे, या तो तुमने मेरी लाइव क्लास ले रखी कुछ बच्चों ने, मैं बोलता हूं बार बार कि 30 में से 30 ही आएंगे। चलिए देखिए, शुरुआत कर दी, तो परिभाषा है। फिर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपके सामने लिखूं राजपुत्र, तो देखिए कोई मुझसे पूछे क्या ये समास है, तो बिल्कुल। कितने बच्चे जानते हैं पुत्र में एक शब्द जोड़ दिया राज, तो समास है या नहीं है? पर सुनो, अगर तुम समास सीखना चाहते हो, अरे पहले मैंने बताया समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, छोड़िए इसे। जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़कर बन जाएंगे उसे समास कह देंगे, ये बात भी सही है। फिर मैंने आगे लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया, क्या ये समास है? तो ये समास है, राजपुत्र समास है। लेकिन जब भी तुम्हारे सामने समास आए तो तुम्हें एक काम करना है, इसका विग्रह करना आना चाहिए, क्योंकि जितने समास हैं वो खुल जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया था जितने समास हैं वो खुले जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि इसे खोलेंगे कैसे, तो देखिए बताइए इसे कैसे खोलूं, राज का पुत्र या राजा का पुत्र? असली में इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। इतना ध्यान रखना, अगर समास है तो खोला जाएगा। अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं गंगा तट, अगर मैं कहूं गंगा तट, तो ये भी खोला जाएगा। समास है, गंगा और तट दो शब्द है, तो ये भी खोलेंगे। कैसे खुलेगा? गंगा का तट, ये तो ध्यान रखना, गंगा का तट। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, दोनों ही समास थे, खोल दिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए मेरा इंटरव्यू, इतनी बात बताना जरूरी है बच्चे। मान लीजिए मेरा इंटरव्यू और मुझसे पूछा जाए कि क्या ये समास है, तो मैं कहता हूं ये समास है, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बन रहा है। फिर मुझसे पूछा जाए चलिए ये समास तो था, दिख भी रहा है दो शब्द है, इसे खोलने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों खोला? तो देखिए समास खोले क्यों जाते हैं। असली में कोई भी समास हो तो तुम्हें उसका विग्रह करना आना चाहिए, तुम्हें इसे खोलना आना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि समास अगर खोलोगे नहीं तो तुम इसके प्रकार नहीं पहचानोगे, क्योंकि इसके प्रकार एग्जाम में जब इसके प्रकार ही पूछे जाएंगे तुम्हें एग्जाम में कि बताइए कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो इसके प्रकार तब पहचाने जाते हैं जब ये समास खोला जाता है। अब देखिए, जब इस समास को खोला गया तो ये तो समास था, और ये समास का विग्रह, मैं इसे लिख देता हूं, ये पूरा समास का विग्रह है, ठीक है या नहीं है? अब सुनिए, समास का विग्रह क्यों किया जाता है। असली में जब हम समास का विग्रह करते हैं तो हमें दो जानकारी मिलती है। कितनी जानकारी मिलती है? दो।
समास का विग्रह किया जाता है तो उससे दो इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सुनो भाई, पहली इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सुनो। कई बार ना समास में ना मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, समास में कुछ शब्द छिपे होते हैं, सुनते रहना, भी बात समझ में आ जाएगी, टाइम लग जाता है मेरे टॉपिक में। शब्द छिपे होते हैं बेटा, रट के तो आता नहीं हूँ, समझ में मुझे कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है समझाते हुए। समास में कुछ शब्द छिपे होते हैं, सुनो भाई, एक बात सुन लिए। मैं भी समास पूछूंगा आपसे, पहले बताइए क्या ये समास है? बिल्कुल है, दो शब्द मिल रहे हैं तो समास है। फिर एक काम करो, ये किसका काम है? ये तुम्हारा काम है खोलना। कोई पूछे समास खोला क्यों जाता है, तो समास दो कारणों के लिए खोला जाता है। पहला काम क्या है कि जब हम किसी समास को खोलते हैं तो हम खोलकर एक ऐसा शब्द निकालते हैं जो समास में नहीं दिख रहा, क्योंकि समास को जब खोला जाता है तो समास में कुछ शब्द छिपे होते हैं। देखिए, मुझसे कोई पूछेगा यहाँ पहला शब्द कौन सा था, राज लिखा है तो पहला शब्द है राजा और दूसरा शब्द है पुत्र, पर मैंने इसे खोलकर एक ऐसा शब्द निकाला जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो समास इसलिए खोला जाता है कि जो शब्द इसमें नहीं है वो उसे निकालो। कोई पूछे, मान लीजिए चलो इसमें से खोलकर हमने ये शब्द निकाल भी लिया, क्योंकि देखिए पहला शब्द राज नहीं है, राजा है, और दूसरा शब्द क्या है, पुत्र। हमें समास को खोलने पर उसके शब्दों की पहचान हो जाती है। और मैंने क्या लिखा, ये शब्द निकाला, कान इसमें नहीं दिख रहा, निकाल लिया। पर जब हमने शब्द निकाल लिया तो हमने इसमें ना ये शब्द छिपा हुआ है, असली में जब ये शब्द दिख जाता है तो आगे मैं इसके प्रकार बताऊंगा तुम्हें। इसके प्रकार तब पहचान पाओगे जब इस समास को खोलोगे और बीच वाले शब्द निकाल लेते हैं। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि समास इसलिए खोला जाता है कि समास में दो शब्द थे, दो के अलावा कुछ और शब्द होते हैं जिन्हें हम निकालते हैं। बात समझ में आई? इतना ध्यान रखना। तो पहली जानकारी तो ये मिली कि समास को इसलिए खोला जाता है कि जो शब्द इसमें नहीं दिख रहा वो निकाल लिया, ये पहली जानकारी थी। एक दूसरी जानकारी और मिलती है, देखिए लिखा असली में यहाँ पुत्र है, यहाँ भी पुत्र है, पर देखिए यहाँ पहला शब्द है राज, पर असली में यहाँ राज नहीं था, असली में क्या था, राजा। क्योंकि समास का विग्रह करके ही पता लगाया जाता है कि कौन सा शब्द है। राजपुत्र राज के पुत्र को कहते हैं, राजा के पुत्र को। तो समास में एक दूसरी जानकारी पता लगती है कि शब्द कौन सा था। अच्छा, हमारी हिंदी में ये पहला शब्द है, तो देखिए इस शब्द को थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, इस शब्द को हम पूर्व पद भी कहते हैं। मैं नीचे वाला शब्द हटा लेता हूं, नीचे वाली चीजें हटा लेता हूं, इस चीज को हम कहते हैं पूर्व पद। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें, क्योंकि थोड़ा डिटेल में लेके चल रहा हूं मैं तुम्हारा समास। पूर्व माने पहला पद, पूर्व माने पहले, ये पहला पद, और दूसरा है उत्तर पद। उत्तर पद, उत्तर माने बाद वाला पद। अरे सुनिए, समास था, समास को खोला क्यों किया? दो चीजों के लिए, एक तो शब्द निकालने के लिए, एक पहला कौन सा, ये राजा, तो पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, पूर्व माने पहले, और दूसरा है उत्तर पद, उत्तर माने अंतिम वाला पद। ठीक है ना? किसी को ये बात समझ में आई हो या नहीं आई हो, इतनी बात जानकारी देनी थी। मैंने अब तक क्या बताया? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप, किसी चीज को छोटा करना है। जब बड़ी बात को हम छोटा कर देंगे तो समास है, लेकिन समास को हम ऐसे पढ़ते हैं, जब भी कोई शब्द दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बन जाएगा उसे समास कह देंगे। फिर हो सकता है तुम्हें एग्जाम्पल दे, तुम पहचान भी लोगे अरे दो शब्द जुड़े हैं, पर तुम्हें इतनी जानकारी होनी चाहिए अगर समास है तो खोला जाएगा, और खोलोगे तो दो चीजों के लिए खोलते हैं, एक तो शब्द छिपे होते हैं उसे बाहर निकालो, इसको देख के हम प्रकार पहचान लेंगे, और एक और जानकारी मिल जाती है असली में दो शब्द कौन कौन से थे। ठीक है ना? याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तुम्हें अब जो समास आएगा वो यहां से आएगा जो मैं लिखूंगा। इतनी बात तो मैंने कर दी, मैं आगे से अगला पेज ले रहा हूं। तुम्हें पता क्या पूछेगा? तुम्हें यहां से आएगा एग्जाम में, समास के प्रकार। एक पीडीएफ दूंगा, उसे पढ़ लेना अच्छे से ढंग से, उसमें बहुत सारी टिपिकल चीजें होंगी जो आगे के एग्जाम में भी काम आएंगी। मैं कई बार समास थोड़ा ज्यादा इसलिए कराता हूं कि आगे आने सीटेट का ना लेवल अब बढ़ रहा है। समास ना मुश्किल दे सकता है तुम्हें, संज्ञा तो मुश्किल नहीं आएगी ना, क्रिया मुश्किल आ सकती, मुश्किल देगा तुम्हें समास। अब बात आती है समास के प्रकार। तुम्हें यह भी प्रश्न नहीं देगा समास कितने प्रकार का है, तुम्हें बस एक प्रश्न देगा, पैसेज में से एक शब्द उठा देगा और तुम पहचान लोगे दो शब्द से मिलकर बन रहा है, क्योंकि समास दो शब्द का होगा, बस इसके प्रकार पूछेगा। तो कभी भी पूछा जाए समास कितने प्रकार का है, तो समास के भेद 6 होते हैं। कितने? 6। सीटेट में तुम 6 ही मानोगे, पर कभी संस्कृत में पढ़ोगे ना समास, तो समास संस्कृत में 5 प्रकार का होता है। समास संस्कृत में 5 का होता है, लेकिन हमारी हिंदी में जब समास पढ़ते हैं तो समास 6 प्रकार का है। 6 हैं, तो कौन कौन से नाम है? पहले मैं नाम लिखूंगा उसके बाद बताऊंगा। पहला है अव्ययी भाव समास, मैं नाम लिख रहा हूं फिर पढ़ेंगे। पता है, एक समास का नाम है अव्ययी भाव समास, एक दूसरा समास है तत्पुरुष समास, एक है तत्पुरुष समास, तुम लिख लेना। एक तीसरा, एक अव्ययी भाव पूरा ही लिख देता हूं चलो। एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास। ये पेपर में तत्पुरुष, अब तक ना अव्ययी भाव कभी नहीं पूछा गया, सीटेट के पेपर में तत्पुरुष ही ज्यादा पूछा गया। एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है कर्मधारय, एक होता है कर्मधारय समास। सुनते जाइएगा, आज लंबा टॉपिक है तो मैं आपसे बातें कम करूंगा। 6 प्रकार का आरती बताते चलो। कितने समास लिख दिए? 3, अभी तो नाम लिखे हैं, मैं और लिख रहा हूं। एक चौथा प्रकार होता है, एक चौथा प्रकार होता है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास, समास तुम लिखना द्विगु समास, ये ग है। एक पांचवा समास होता है द्वंद्व समास, मैं नाम लिख रहा हूं सुनिएगा। और एक छठा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि लिखा है मैंने, पढ़ लो। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि नहीं, बहुव्रीहि। ये 6 समास लिखे हैं, मेरी राइटिंग देख लेना बच्चे कैसे आ रही है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही होगी, देखिएगा। अब तुम्हें प्रश्न क्या आएगा? सुनो, तुम्हें एक प्रश्न आएगा, मैं तुम्हारे सामने नीचे प्रश्न दे रहा हूं। तुम्हें पूछेगा बताइए प्रतिदिन समास है, तो बिल्कुल है समास, क्योंकि 2 शब्द हैं, समास है। तुमसे पूछेगा कि क्या
रामचरित्र समास है तो ये भी समास है क्योंकि दो शब्द है रामचरित्र। तुमसे पूछेगा महाकवि समास है तो बिल्कुल समास है। तुम्हारे सामने दे देगा चाय कॉफी समास है तो दो शब्द में हाइफन आया तो भी समास है, चाय कॉफी। और देखिए सभी में दो दो शब्द हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, और भी समास दे सकता हूं मैं। पर तुम्हें एक प्रश्न आएगा कि अगर प्रतिदिन समास है तो बताइए इनमें से कौन सा समास है। पता है असली में ये अव्ययीभाव समास है। कैसे पहचानोगे? मैं जैसे पहचानता हूं वैसे ही बताऊंगा। कोई पूछे रामचरित्र कौन सा समास है तो ये तत्पुरुष समास है। कोई पूछेगा महाकवि, ये भी दो शब्द है, महा और कवि दो शब्द है, महान कवि, ठीक है ना, ये कर्मधारय समास है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर चाय कॉफी कहोगे तो चाय और कॉफी जिसमें खोलने पर और आ जाता है बीच में वो द्वंद्व समास है, ठीक है ना। तो अभी मैं बात करता हूं तो मैं एक एक करके इस समास को क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें दोपहर क्या ये समास है तो बिल्कुल है। एक शब्द पहर है और पहला शब्द है इसमें दो, दोपहर। पर जिसका पहला शब्द गिनती का होगा वो द्विगु समास है। इतनी जानकारी तो तुम्हें होगी थोड़ी बहुत, पर मैं इससे ज्यादा लेकर चलूंगा, मैं इससे ज्यादा लेकर चलूंगा। तैयार हो जाइए समास सीखने के लिए सभी। तो शुरुआत कर रहा हूं पहला, अब हो रहा है असली में समास तुम्हारा शुरुआत जो तुम्हारे पेपर में आता है। मैं पहला समास करने जा रहा हूं अव्ययीभाव समास। एक बात सुन लेना बच्चे, एक बात बता दूं आपको, आपके पेपर में ज्यादा मुश्किल समास तो नहीं आता। और मेरे से अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जैसे डीएसएसबी में, टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हैं कई लोग नेट में पढ़ते हैं, तो उसमें समास में बहुत ज्यादा कराता हूँ। इतना ध्यान रखना, तुम्हें बड़ा हल्का आएगा तो मैं अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ, बहुत चुनिंदा 5-5 मिनट में सारे समास कराऊंगा। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट देखूंगा तुम कर पाओगे या नहीं, ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है बेटा, शाबाश। तो मैं सिखा रहा हूँ पहले समास, और मैं जैसे जैसे समझाऊं वैसे लिख लेना। मैं लिख रहा हूं एक एक लाइन से ही सिखाऊंगा इसे मैं। एक काम करो, तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें सीखना है ऐसा कौन सा शब्द तुम्हारे सामने लिखूं कि तुम पहचान लो अव्ययीभाव। तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। मैं उपसर्ग हो, जो समास अव्यय और उपसर्ग से शुरू होगा उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। और कुछ शब्द भी लिखा। तत्पुरुष मैंने बताया कि जिसके बीच में कारक चिन्ह आएंगे। शाबाश, अकाल से पीड़ित। मैं तीसरे समास की ओर जा रहा हूं, कर्मधारय समास। और ये पेपर में आ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है बच्चे। ज्यादातर तत्पुरुष और द्विगु समास पूछे गए तुम्हारे से। कर्मधारय समास, एक इस समास पे और समय लूंगा, लेकिन इसे भी मैं एक ही तरीके से बताता हूँ। हम जब बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं इसे तो बहुत तरीके हैं हमारे पास और सारी चीजें डिस्कस करते हैं, पर तुम्हें परिभाषाएं बहुत कम आएगा ही नहीं। सिर्फ शब्द पूछेगा तो शब्द की पहचान कराने जा रहा हूं। अगर पूछा जाए कर्मधारय किसे कहते हैं तो सुनो, तुम ऐसे निकालना तुम्हें क्या सीखना है, ऐसा कौन सा शब्द लिखूं तुम्हारे सामने कि तुम पहचान लो कर्मधारय। तो लिख रहा हूं मैं दोनों शब्दों के बीच। और वही बात, अगर कर्मधारय समास है, कोई समास शब्द होगा तो समास है तो दो शब्द का तो मेल होगा। और जब इन दोनों शब्द को हम खोलें तो जब दोनों शब्द को खोलें तो दोनों शब्दों के बीच कौन से शब्द आएंगे। अब सुनो, जब भी हम किसी समास को खोलते हैं तो कभी कभी कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह आएंगे तो तत्पुरुष है, लेकिन कभी कारक चिन्ह ना आए तो पहले ना ये चिन्ह भी आते हैं जो मैं लिखूंगा। पहले हर समास को जब विग्रह करो तो पहले ये लगा के देखना, अगर ये नहीं लगेंगे तो कारक लग सकता है। पहले ये देखिए, तो दोनों शब्द को खोले तो इसमें ये चिन्ह आएंगे। इसमें कौन से आएंगे मैं लिखने जा रहा हूं। तो दोनों शब्दों के बीच पहला वर्ड मैंने लिखा है जो। क्या लिखा है जो। दूसरे पेन से लिखता हूं जिससे ध्यान हो। दोनों शब्दों के बीच है जो, और एक शब्द लिख रहा हूं के समान, और इसे मैं मिलाकर लिख रहा हूं है जो, ठीक है ना। एक तो है जो लिखा मैंने, एक तो है जो लिखा और एक के समान, और इसको करता हूं ब्रैकेट बंद। जब तुम दोनों समास को खोलोगे तो बीच में या तो है जो शब्द आएगा या के समान शब्द आते हैं। फिर सुन लो, आते हैं। मैं ये बता रहा हूं जब किसी समास को खोला जाए तो कभी कभी कारक चिन्ह आते हैं, और जब कारक ना लगे तो फिर ये चिन्ह लगते हैं, ये लगते हैं। मैं चाहूं तो इस समास को इससे ही करा दूं, लेकिन एक काम करो, एक क्वालिटी और लिखना। ये मैंने इसमें पहली बात लिखी, एक दूसरी बात भी लिखवा रहा हूं। और मैं लिखता हूं विशेषण और विशेष्य। शॉर्ट में कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं बच्चे, और डिस्कस भी ऐसा कर रहा हूं कि सारा कर लोगे तुम। विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य का मतलब क्या, सुन लो कि जब ये समास आएगा तो कई बार परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि हमारी हिंदी में ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यानी एक शब्द विशेषण होगा, एक शब्द विशेष्य। कैसे कि जब कर्मधारय समास का उदाहरण होगा तो दो शब्द का मेल होगा, ये तो पक्का है क्योंकि ये समास है। असली में पहला शब्द विशेषण होगा, दूसरा शब्द विशेष्य। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य दिखाई देंगे वो कौन सा समास है, कर्मधारय। तो मैंने दो जानकारी दी कि अगर किसी समास को खोलोगे और बीच में है जो और के समान आ जाएगा तो कर्मधारय होगा, और जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा वो भी कर्मधारय है। तो मैं लिखने जा रहा हूं कुछ शब्द, और देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। पहला शब्द लिखा मैंने नील गाय। ये कैसे पहचाना है कि ये कर्मधारय समास है, और इसमें दो शब्द हैं नील गाय। सुनो नील गाय, दो शब्द पहचानो। एक काम करो, पहला शब्द दिखा मुझे इसमें नील और दूसरा शब्द गाय, ये तो कंफर्म है। नील अगर है तो देखिए इनके मिलते जुलते अर्थवान शब्द बोल सकते हैं हम। जैसे मैं बोलूं, मैं नील भी कह सकता हूं, मैं नीला भी कह सकता हूं, मैं नीली भी कह सकता हूं। पर बताओ नीला गाय या नीली गाय। आप कहोगे नीली गाय, सही शब्द नीली ये था, लिख देते हैं हम नील। पर अगर हम इसका विग्रह करें तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे नील या नीली, नीली, और फिर विग्रह करो, फिर क्या लगाओगे आप बीच में, नीली है जो गाय। नीली है जो गाय, क्या है जो आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल है जो आ गया। तो जिस समास को खोलने पर है जो बीच में आ गया खोलने पर, वो कौन सा समास है। अच्छा बताओ, मैं ये कहूं नील की गाय
नीली की गाय या नीली है जो गाय, इसमें कारक चिन्ह लग ही नहीं सकता, इसमें लगेगा है जो, तो आप है जो लगाओगे बीच में, अगर है जो लग गया विग्रह करके तो कर्मधारय समास है। लेकिन अगर कर्मधारय समास में तो इसमें विशेषण विशेष्य होगा। विशेषण किसे कहते हैं कि जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है, जो गुण है वो विशेषण है, और जिसका वो गुण होता है उसे कहते हैं विशेष। कितने बच्चे जानते हैं नीला एक रंग है, नीला गुण है या नहीं है, किसका गुण है, गाय का। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। किसे कहते हैं, विशेषण। और जिसकी वो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या इसमें विशेषण विशेष्य है या नहीं है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जब भी कर्मधारय समास का उदाहरण मिलेगा तो तुम्हें विशेषण विशेष्य अवश्य नजर आएगा, इसके बिना होता ही नहीं है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण दूं, समझ में आ रही है, फिर सुन लो। जो गुण होगा वो विशेषण है, और जिसका वो गुण होगा वो विशेष्य। एक तरीका और है, विशेषण तो पहचान लोगे आप, पर विशेष्य पता है संज्ञा का शब्द होता है। क्या पीछे संज्ञा का शब्द है, और संज्ञा के शब्द को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इनमें से किसको देख लोगे, गाय को, पर गाय कैसी है, नीली है। चलिए एक शब्द बताओ, वीर बालक। वीर बालक खोलोगे कैसे, इसको खोलोगे ऐसे, आप कैसे खोलोगे, वीर है जो बालक, और आपने अगर बीच में है जो लगा, अरे वीर है जो बालक है, पर है जो आगे तो कर्मधारय है, पर अगर कर्मधारय है तो विशेषण विशेष्य पक्का होगा। क्या वीर गुण है या नहीं है, पर किसका गुण है, बालक का। अरे बालक को पकड़ लोगे, उसका गुण है वो वीर है। समझ में आई, इस तरह से शब्द आता है। जैसे मैं एक शब्द कहूं महापुरुष, कैसे विग्रह करोगे, महान, महा कहूं या महान, अरे मिलते जुलते शब्द अर्थवान बोलो। महान है जो पुरुष, अरे हो रहा है नहीं हो रहा है, महान है जो पुरुष, पर देखिए बीच में क्या आ गया, है जो। है जो अगर है जो या के समान में से आएगा तो पक्का है, पर देखिए महा कहूं या महान कह दूं, महान, पर बताओ महान पुरुष, है जो तो लग गया, हो गया कर्मधारय, पर विशेषण विशेष भी है। पुरुष को टच कर लोगे, पुरुष कैसा है, महान है, क्या ये इसका गुण है या नहीं है। जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहेंगे। विशेष्य हमेशा पीछे होता है, विशेषण पहले होता है, ज्यादातर कर्मधारय समास में। एक और बताइए, अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, देखो तुम पहचान भी नहीं पाओगे, जवामर्द, क्या ये है, जवामर्द, क्या पक्का कर्मधारय है, बिल्कुल। कैसे, जवान है जो मर्द, कितने बच्चे जानते हैं मर्द की विशेषता है वो जवान है या नहीं है। इस तरह से शब्द आते हैं और ये करने पड़ेंगे। एक शब्द और देखिए, नव वधु। वधु माने बहू, नव नव माने नई, और इसका विग्रह है नई है जो वधु। और अगर मैं कहूं नहीं है जो वधु, तो वधु की, बहू की विशेषता है वो नहीं है। बात समझ में आई। ये सारे कर्मधारय समास के उदाहरण दिए मैंने। एक काम करो, अभी तक मैंने जितना विग्रह किया कर्मधारय में वो सब बीच में है जो आ रहे हैं, सब में है जो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, है जो आए तो कर्मधारय। पर एक के समान का भी दे देता हूं, कभी कभी ऐसा शब्द आएगा। दो ही उदाहरण दूंगा बच्चे में, सुनो। अगर मैं कहूं एक शब्द है चंद्रमुख, अच्छा ऐसा लग रहा मुख की विशेषता चंद्रमा से दी जा रही है, किसी की विशेषता किसी से दी जा रही है। जब विशेषण विशेषण हो, जब किसी की विशेषता किसी से दी जाएगी उसे भी कर्मधारय कहते हैं। पर इतना ध्यान रखना, चंद्रमुख को खोलेंगे तो बीच में के समान लग जाएगा। खोल के दिखाऊं, अगर मैं खेलूं तो मैं इसे चंद्र कहूं या चंद्रमा कह सकता हूं, चंद्रमा भी कह सकता हूं, चंदा भी कह सकता हूं। चंद्रमा के समान मुख, क्या ऐसे बोल सकते हो, चंद्रमा के समान मुख। मुंह कैसा, चंद्रमा सा है, किसी की किसी से विशेषता हो रही है, पर बीच में क्या हो गया, के समान। एक शब्द और देखिए, अगर मैं कहूं मृगनयन, मैं अगर कहूं मृगनयन तो मृग मानी होता है हिरन, ठीक से लिखूं, मेरा हाथ इधर पड़ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। मैं अगर कहूं मृगनयन, मृगनयन, तो कैसे खोलूं, मृग के समान नयन। नववर्ष भी बिल्कुल नया वर्ष, नववर्ष भी कौन सा है, कर्मधारय समास है। अगर मैं कहूं मृग माने हिरन, हिरन के समान नयन, नैनों की विशेषता है वो हिरन की जैसे हैं, तो क्या लिखा मैंने, मृग के समान और क्या है, नयन। तो तुम एक काम करो, बीच में अगर के समान भी आ जाता है तो कौन सा है, वेरी गुड, शाबाश प्रार्थना, वेरी गुड। मैं देखिए बच्चे बहुत ज्यादा तुम भी जान रहे होगे, जो अच्छा हिंदी जानता है वो कर लेता है, पर सीटेट के बच्चों के लिए मुझे इजी रखना पड़ता है इस टॉपिक को। मैं भी 3 ही समास करा पाया हूं, कोई नहीं। आकाश, क्या लिखा है, पद्धति, आकाश पद्धति, हाँ आकाश की पद्धति, आकाश की पद्धति, ठीक है या नहीं है, कर्मधारय समास है, ठीक है या नहीं, तो कर्मधार नहीं, तत्पुरुष, तन्वी तत्पुरुष है वो। आकाश पद्धति, आकाश की पद्धति, आकाश, अरे शिक्षक पद्धति की अभी मतलब है शिक्षक की पद्धति, पद्धति शब्द आने से तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, कर्मधारय हो गया, कर्मधारय हो गया। हाँ नीलकंठ नहीं होगा, नीलकंठ नहीं होगा, अभी एक बहुब्रीहि समास बचा हुआ है। सुनो अभी मैं एक समास और करा रहा हूं, द्विगु समास। सब देखो द्विगु समास कैसे है, द्विगु समास देखो, खत्म करना है आज मुझे इसे। द्विगु समास सबसे आसान है, कहते हैं द्विगु समास किसे कहेंगे, जिसका जिसका पहला, अभी 2-3 दिन में ग्रामर की क्लास और लूंगा, क्योंकि एक अलंकार का टॉपिक भी कराना है, एक उपसर्ग प्रत्यय करा रहा हूं। पहले बेसिक टॉपिक करा दूं, उसके बाद मुझे लगातार 3 या 4 दिन पैसे लेने आपके, फिर पेडोलॉजी लूंगा। हाँ नहीं है, सही है, बहू कैसी है, नहीं, हाँ नहीं है जो वधु, ठीक है, शाबाश। सुनो अब द्विगु पे आ गए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे हमारी हिंदी में कौन सा समास कहें, उसे हमारी हिंदी में द्विगु समास कहते हैं।
उसे हमारी हिंदी में द्विगु समास कहते हैं। उसे हमारी हिंदी में द्विगु समास कहते हैं। याद रखिएगा, द्विगु समास। सीधी सीधी बात है, द्विगु समास में भी ऐसा शब्द आएगा जो दो शब्दों का मेल होगा, पर जिसका पहला ही शब्द गिनती का होगा, काउंटिंग का होगा, उसे कौन सा समास कहेंगे हम? द्विगु समास। तो द्विगु समास गिनती का होता है, और मैं लिखने जा रहा हूं पहला शब्द, खाली लिखता हूं दो, तो दो द्विगु समास नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द है, अभी समास बनने के लिए दो शब्द चाहिए। और दूसरा शब्द मैं इसके साथ डालता हूं पहर, और फिर मैं कहता हूं क्या ये समास है दोपहर? तो बिल्कुल, जब दोनों में से पहला शब्द गिनती का नजर आए कभी भी, वो कौन सा समास है? द्विगु समास। ऐसे पहचानो, सुकन्या होती है द्विगु समास। संख्याएं, हाँ हाँ अब समझा रानी, मैं पढ़ नहीं पाया तुम्हारी। हाँ, संख्याएं होती हैं, संख्या सारी नहीं, पहला शब्द। ये भी सुन लो, दूसरा शब्द संज्ञा का होता है, पहला शब्द संख्या का होता है। तो जिसका दोनों में से पहला शब्द अगर काउंटिंग का नजर आएगा, संख्या का नजर आएगा, तब जाएगा द्विगु, है ना। एक काम करो, इसका विग्रह भी देखो। कभी कभी इसका विग्रह पूछते हैं, और विग्रह ऐसे होता है, दो पहरों का समूह या समाहार। समूह, ये ग्रुप की बात करता है, दो पहरों का समूह। पर तुम इसे ऐसे पहचानना जब पहला शब्द गिनती का दिखे। लेकिन कभी कभी एक शब्द आएगा चौराहा, क्या ये द्विगु समास है? तो ये द्विगु समास है। कैसे? जब कई बार तो साफ साफ शब्द दिख रहे हैं दो और पहर, पर कई बार दोनों शब्दों को मिक्स करेगा वो। मुझे बताइए, पहला शब्द मुझे इसमें चौ दिख रहा है, अब चौ कहूं या चार? चार। मेरे सर कहते थे इसका विग्रह मत करो, इसको इजी बोलकर दिखाओ। तो बताए वो मुझसे कहते थे, बताओ चौ कहेगा चार, मैं कहता चार। अब बताओ, चौराहा सिर्फ चार को कहते हैं, चार राहों को? आप इसमें से दो शब्द निकाल लोगे, चार राहें, चौराहा कौन है? चार राहें। तो दोनों में से क्या पहला शब्द गिनती का है या नहीं है? इसे कहते हैं द्विगु। अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं त्रिमास, मास माने महीना, त्रि माने तीन, तो त्रिमास तीन को कहते हैं, तीन महीनों को, तीन महीने। मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं, तो क्या दोनों में से पहला शब्द गिनती का है? जब जब पहला शब्द गिनती का नजर आएगा, उसे कहते हैं द्विगु, चाहे साफ नजर आए चाहे मिक्स हो। एक बार आया पंचतंत्र, पंचरत्न, एक बार आया पंचरत्न। पंच, पांच को कहते हैं, पांच रत्नों को, पांच रत्नों को, तो पांच भी निकाला आपने और रत्न भी निकाला। तो दोनों में से अगर पहला शब्द गिनती का नजर आएगा तो द्विगु होगा। तो ये सारे द्विगु समास है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द लिखूं 25, तो कई लोग इसे भी द्विगु में रख लेते हैं, जबकि ये गलत है। ये द्विगु समास नहीं है। वो क्यों? क्योंकि द्विगु समास में सारा शब्द संख्या का नहीं होता, सिर्फ पहला शब्द संख्या का होना जरूरी है। पर ये 25 तो सारा ही गिनती का दे दिया मैंने, सारा ही काउंटिंग हो गया। आज समझ में आ रही है? अगर मेरे सामने ये लिखते 25 हाथ, तब मैं मानता 25 हाथों का समूह। इस एक गिनती के साथ एक और दूसरा शब्द होना चाहिए, वो भी संज्ञा का। लेकिन अगर सारा ही शब्द गिनती का देंगे तो द्विगु समास नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं अठन्नी, तो एक बार मैं पढ़ा रहा था और एक बच्चे ने कहा सर ये भी तो सारी संख्या है, पर एक बार बताओ क्या ये संख्या है? चलिए बताइए, अठन्नी में, अठन्नी सिर्फ आठ को कहते हैं या आठ आनों को, आठ पैसों को? आप कुछ नहीं करेंगे, इसे इजी बोलो और इसे बोलेंगे आठ आने या आठ पैसे। तो क्या दो शब्द में से पहला ही तो गिनती का है या नहीं है? इस तरीके से आप जानोगे। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं सप्ताह, तो बेटा सप्ताह भी द्विगु है। वो क्यों? क्योंकि सप्ताह को आसानी से बोलो, सप्ताह केवल 7 को कहते हैं, 7 दिन को? अरे सप्ताह तो कहेंगे 7 दिन। जब तुम इसे दो शब्द में कन्वर्ट करोगे तो क्या पहला गिनती का है या नहीं है? इस तरह से ध्यान रखना। तो सप्ताह भी द्विगु समास है। अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, अगर मैं तुम्हारे सामने दूं, ये बात समझ में आ रही सभी को? शताब्दी, तो शताब्दी द्विगु समास माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि शताब्दी को 100 नहीं कहते, शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों को। बात समझ में आई? 100 वर्षों को, तो क्या कहेंगे हम? 100 वर्षों का समाहार। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना तुम्हें। तो तुमने क्या सीखा? दोपहर द्विगु समास है, चौराहा, त्रिमास, पंचरत्न, अठन्नी, सप्ताह और क्या है? शताब्दी। ये बात ध्यान रखोगे। समझ में आई? हाँ, इस चीज को ध्यान रखना। फिर सुन लीजिए, पूरा शब्द गिनती का नहीं होना चाहिए, दोनों शब्दों में से पहला शब्द गिनती का होना चाहिए। क्लियर है? सबको समझ में आई? सुनिए, 4 हो गए। एक समास और कर रहा हूं मैं, दोनों करके खत्म कर रहा हूं मैं समास को। मैं आज खत्म कर दूंगा इसे। एक है द्वंद्व समास। सुनिएगा, द्वंद्व समास किसे कहेंगे? द्वंद्व समास किसे कहेंगे? द्वंद्व समास उसे कहते हैं, इसकी एक बड़ी आसान सी एक एक्स्ट्रा परिभाषा देता हूं, जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों शब्द या पद प्रधान हो। कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं इसे, हालांकि ये परिभाषा मैंने तुम्हें दी नहीं है क्योंकि तुम्हें पूछेगा नहीं। पर एक बार बताओ, द्वंद्व समास में एक नहीं दो शब्दों का मेल होगा, जिसमें दोनों पदों की इंपॉर्टेंस चलती है। दोनों की मतलब कि इसकी भी बात चलेगी, इसकी भी, यानी जिसमें दोनों ही पद ज्यादा महत्व होते हैं, रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दोनों महत्व रखेंगे, दोनों पद रखेंगे। जिस समास के दोनों शब्दों का अत्यधिक महत्व होता है उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अच्छा चलो अभी बात करते हैं, लेकिन तुम इसे ऐसे पहचानो जो मैं कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं दोनों शब्दों के बीच, दोनों शब्दों के बीच अगर द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास को खोलोगे, उसका विग्रह करोगे, और विग्रह करें तो दोनों शब्दों के बीच में क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहले एक काम करना, कभी कभी इसके शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखाई देता है। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। हाँ, चलौड़ी भी हो सकता है। हाँ, 4 लड़ियों का समूह, चलौड़ी भी हो सकता है बेटा। ये भी हो सकता है प्रार्थना, बिल्कुल। चौ आ गया, 4 आ गया तो हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी नेक्स्ट में कर दूं,
एक तो कर लो, बहुब्रीहि समास देख लेंगे हम, इससे देख लो। चलिए ऐसा करते हैं, अगली क्लास में मैं अगली क्लास में ले आ रहा हूं इस समास को ना, यहीं रखते हैं। द्वंद्व समास रह गया था, अगली क्लास में एक पैसेज, यही वाला एक पैसेज करना है और बचा हुआ हिस्सा करना है। बात समझ में आई? या मैं कराऊं, क्योंकि मेरी तुम्हारी कई और भी क्लास होगी, मैं ये वाला द्वंद्व समास नेक्स्ट क्लास में ले जाता हूं, अगली कक्षा में ले जाऊंगा जो होगी सीटेट में। समझ में आया? और उसके साथ एक गद्यांश भी दूंगा, एक गद्यांश करा दूंगा। सही है? सही है? हाँ, दिन रात वैसे तो मैं बता ही देता इसमें, लेकिन मैं अगली क्लास में ही ले जाऊंगा। ठीक है? समझ में आया? और उसके साथ कोई नया टॉपिक होगा तो वो देखेंगे। क्या आदेश है? क्योंकि 4 बज गए, काफी लंबा समय हो जाता है, 1 घंटे की क्लास रखते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारी और भी क्लासेस होती हैं, इतना मुझे पता है, मैं तो पढ़ा दूं, लेकिन कई बार मैंने ये देखा है कि और भी क्लासेस होती हैं तुम्हारी। तो क्या मैं अगली क्लास में ले जाऊं उसे, और एक टेस्ट का मतलब एक गद्यांश के साथ आऊंगा, और मुझे बताइएगा कौन सा समास रह गया। तो द्विगु और द्वंद्व बड़ा टॉपिक होता है समास का, लेकिन मैंने थोड़ा हल्का लिया, तो इसे कर लेना। समझ में आ रही बात या नहीं? मजा आ गया आज की पढ़ाई में? पता नहीं, मजा आई, हल्का ही कराए। किसी दिन लाइव आना मेरे सामने बच्चे, जिस दिन हम पढ़ाते हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, लेकिन आप किस दिन लाइव क्लास में आएंगे ना, तो फिर देखेंगे कैसे पढ़ते हैं और कैसा पढ़ाते हैं। आपसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखूंगा, लेकिन लाइव क्लास हो, और जो अगर डीएसएसबी क्लास होती तो समाज तो बहुत चलता, डिटेल में होता है पूरा। चलिए नेक्स्ट टाइम अगली बार। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। अभी जुलाई में पेपर है आपका, कर लेंगे हम। चलिए, धन्यवाद सभी का, नमस्कार। हाँ, माता पिता है, अगली क्लास में करके करेंगे वाइंड अप। चलिए।